it's me Nikhil, and today's video is about the second chapter of if we talk about NCERT physics for class 11. It is the second chapter, units and measurement of that book. I am skipping the first chapter of the physics because there is nothing to make a certain video about that chapter. अगर आप फर्स्ट चैप्टर में कुछ पढ़ेंगे तो वो सिर्फ यह डिस्कस किया है कि फिजिक्स किसे कहते हैं, कुछ बेसिक लॉज क्या हैं, है ना, उसके बारे में आगे थ्रूली आप पढ़ लें तो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे उसका, इसलिए उससे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है. सेकेंड चैप्टर वैल्यूएबल है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, इसके बारे में आज हम देखेंगे. तो सबसे पहली बात है यूनिट्स. फर्स्ट टर्म आता है यूनिट्स किसे कहते हैं. यूनिट्स हम हर तरह के फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं. फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया है, उसे यूनिट्स कहते हैं, है ना. टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस आर टेकन एंड दैट आर कॉल्ड यूनिट्स. तो यूनिट्स भी दो तरह का होता है, बेस या फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट. फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जिसे किसी की जरूरत नहीं होती है. जैसे अगर हम 7 बेसिक एसआई यूनिट की बात करें, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब जो है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है. और इसी यूनिट से ड्राइव्ड होकर उसी यूनिट से, जैसे अगर बात कर ले, जैसे लेंथ के लिए लेते हैं तो लेंथ लेते हैं तो उसका मीटर एसआई यूनिट मीटर. लेकिन अगर एरिया के ले ले तो लेंथ इंटू लेंथ मीटर स्क्वायर, तो इसे हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट. अगर हम इसमें लेंथ की बात कर लें तो लेंथ का यूनिट एसआई यूनिट मीटर होता है ना. और इसी को ड्राइव्ड करें, अगर हम एरिया की बात कर लें, जैसे रेक्टेंगल ले लेते हैं तो रेक्टेंगल का एक लेंथ ये 2 डायमेंशनल चीज है, 2 डायमेंशनल फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है. अगर इसका एल, एक लेंथ एल है, सेकेंड वन इज आल्सो एल, इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा एल इंटू एल, इसका मतलब एल स्क्वायर. तो ये ड्राइव्ड यूनिट है, मतलब जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव किया गया है उसे ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट. तो 7 बेसिक यूनिट आप जानते ही हैं, छोटे क्लास में भी दिया गया है, तो आप अगर देखना चाहें तो ले सकते हैं. लेंथ, मास, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड दैट्स ऑल. तो ये 7 एसआई यूनिट है, और उसी 7 एसआई यूनिट से सारा यूनिट जो ड्राइव्ड यूनिट है, चाहे वो एरिया हो, वॉल्यूम हो, या व्हाटएवर कुछ भी हो, उसे जनरली हम लोग ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं. तो इस तरह का 2 यूनिट्स हैं. अब है कि अगर बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं, मतलब अगर हम ऐसा बात करें, जैसे कि अगर स्पीड की बात कर लेते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकंड में भी हम मेजर करते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकंड में भी मेजर करते हैं, लेकिन स्पीड को तो हम किलोमीटर पर आवर भी करते हैं. तो सिस्टम तो चेंज हो गया, यहाँ मीटर पर सेकंड, यहाँ किलोमीटर पर सेकंड है. तो इसी के बेसिस पर 3 यूनिट्स होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं. ओके, किस सिस्टम के थ्रू हम किसी यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं. जैसे पहला है सीजीएस, दूसरा है एफपीएस, और तीसरा है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट. अब इसका मतलब क्या है, सीजीएस यूनिट किसे कहते हैं वो देखते हैं. सीजीएस की बात करें तो सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, और अगर हम जी की बात करें तो ग्राम, और एस की बात करें तो सेकेंड, इस तरह से. तो अगर हम ऐसे ले लेते हैं जैसे कि वॉल्यूम का यूनिट केजी, मीटर क्यूब, तो हम उसको सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, तो वो सीजीएस सिस्टम में आता है. मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड यूज करके अगर किसी यूनिट को लिखते हैं. अब जैसे अगर हम मान लेते हैं डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास केजी, तो केजी का हम सीजीएस यूनिट में क्या लेंगे, ग्राम, और मीटर पर मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब का हम क्या लेंगे. अगर वॉल्यूम किसी का ले लें केजी बाय मीटर क्यूब, ये तो एसआई यूनिट में हो गया. सीजीएस यूनिट में कैसे, सीजीएस सिस्टम में कैसे होगा, जब हम केजी को ग्राम लेंगे और मीटर को सेंटीमीटर क्यूब करके लेंगे, तो इसे कहते हैं सीजीएस सिस्टम. सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड के टर्म में यूज करना, किसी यूनिट को ड्राइव करना, ये कहलाता है सीजीएस सिस्टम ऑफ राइटिंग द यूनिट्स. ओके, सेकेंड वन इज एफपीएस. ये जनरली ब्रिटेन वगैरह में यूज होता है, जैसे कि पाउंड है ना, या फुट ना, तो इसमें देखते हैं. तो इसमें अगर हम बात करें, इसकी बात करें अगर हम, तो एफ फॉर
ओके, एफ फॉर फुट, और पी की बात करें तो पाउंड होता है, और एस फॉर सेकेंड, सेकेंड कांस्टेंट है, सेकेंड हमेशा सेकेंड ही रहता है, एस सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर देखो ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये सेंटीमीटर लेंथ को किया, पाउंड केजी को करता है, जैसे मास को, अमाउंट ऑफ मास को करता है, उसी तरह जैसे ग्राम किया है, और उसी तरह सेकेंड जो करता है, टाइम करता है, हमें सेकेंड ही है। तो इस तरह से इसको कहते हैं एफपीएस सिस्टम। हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड को हम फुट, पाउंड और सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम फॉरेन की बात कर लें, जैसे यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, तो वो लोग पाउंड में बात करते हैं, वेट को वो पाउंड में मेजर करते हैं, हम लोग केजी में करते हैं जनरली। ओके, सेकेंड वन इज एमकेएस सिस्टम, इसमें भी जनरली हम लोग करते हैं मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो ये कहलाता है एमकेएस सिस्टम। अगर किसी यूनिट को हम मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में अगर हम ड्राइव करते हैं तो उसे एमकेएस सिस्टम कहते हैं। तो यही है 3 यूनिट जो हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसे कहते हैं, और किसी भी क्वांटिटी को इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा भी 2 और यूनिट होता है जो एंगल के बारे में है। हम लोग जनरली देखते हैं थीटा एंगल, प्लेन एंगल के लिए होता है, एक सॉलिड एंगल भी होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। Okay, other than basic units, 7 basic units, there are other 2 units which measures the angle. अब 7 basic unit जो जनरली हम लोग जानते हैं, उसके अलावा भी 2 एंगल है, प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं, चाहे रेक्टेंगल बनाएं, कोई आर्क बनाएं, या कोई भी कुछ भी, तो प्लेन एंगल जो प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं ऑब्वियसली वो प्लेन एंगल होता है, जिसको थीटा डिनोट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक चीज, सर्कल का ही केस ले लेते हैं। सर्कल केस में क्या जानते हैं कि अगर हम ऐसा देखें, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर होता है। तो एक चीज समझने की जरूरत है, 2 पाई यानी सी जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, लेंथ ऑफ सर्कल होता है। अगर सर्कल हम ड्रॉ कर लें तो पूरा जो सर्कमफेरेंस होता है वो सी होता है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, c बाय 2 पाई इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं, या वो छोड़ते हैं सी। अगर हम मान लेते हैं सर्कल को छोटा सा काट लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं एल। इसका मतलब ये लेंथ अगर एल है और एंगल यहां पर थीटा कंसीडर किया है और रेडियस इसका आर है, अगर ये पूरा घूम जाए 360 से तो थीटा तो 360 हो जाएगा और लेंथ किस में चेंज हो जाएगा, सर्कमफेरेंस में। यही एल 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो लेंथ हो जाएगा। तो हम छोटा के लिए लेते हैं, इसका मतलब इसमें देखते हैं हम क्या है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सी बाय आर बराबर हम 2 पाई लिख सकते हैं, है ना। तो सी अगर हम छोटा सा ले लें तो एल, और अगर आर तो कांस्टेंट ही होगा, आर तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही होगा, और थीटा जब हम एल डिस्टेंस कवर करेंगे इन सर्कुलर पाथ, तो जो पाई का एंगल होगा वो थीटा होगा। 2 पाई तो नहीं होगा पूरा, क्योंकि पूरा सर्कल तो नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना दूर ले रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, थीटा, यानी थीटा इक्वल टू एल बाय आर हम ले सकते हैं। थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर ले सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब इसको प्लेन एंगल कहते हैं। तो थीटा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्लेन एंगल। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं वो प्लेन एंगल कहलाता है। दूसरा, अगर हम ऐसा बहुत सारा केस देखते हैं, जैसे अगर मार्केट जाते हैं उसमें एक तरबूज खरीदते हैं, तरबूज में क्या होता है, वो टेस्ट करने के लिए पहले देता है। तो टेस्ट करने के लिए क्या देता है, ऊपर से इसे काट लेता है, छोटा सा ऐसे करके निकाल देता है, टुकड़ा निकालता है। अगर आप लोग देखे होंगे ये चीजें, तो वो टुकड़ा निकालता है तो कुछ इस तरह का शेप होता है। तो स्फीयर के सेंटर पे तो एंगल होगा 360, पूरा स्फीयर की बात कर ले तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 360। तो अगर हम जितना बड़ा पीस काटते हैं इस तरह का तरबूज से जितना बड़ा पीस हम काटेंगे उतना बड़ा एंगल वो अंदर से काटेगा। तो इसी सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्या होता है, ये ओम का साइन है, इसको स्टार रेडियन कहते हैं। इसके यूनिट को, ये प्लेन एंगल के यूनिट को रेडियन कहते हैं, रेडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। रेडियन कहने का मतलब जैसे पाई होता है, पाई, तो पाई को रेडियन सिस्टम है, जिसको पाई रेडियन कहते हैं, पाई सी मतलब सी रिप्रेजेंट करता है रेडियन को। तो रेडियन सिस्टम ऑफ मेजरिंग द एंगल है। और ये जो होता है वो स्टार रेडियन होता है, स्टार रेडियन होता है सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए, है ना। तो
अगर हम यहां पर जानते हैं थीटा इक्वल टू L बाय आर होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई ओम इक्वल टू ठीक है, डी ओम ले लेते हैं, छोटा सा ओम है तो डी ओम ले लेते हैं, डी ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये छोटा सा एरिया है तो हम लिख सकते हैं डी ए बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्यों है, ऑब्वियसली क्योंकि ये सॉलिड फिगर है इसलिए ये आर स्क्वायर लिया जाता है। तो ये क्या है, स्टार रेडियन इसको कहते हैं, जिसका यूनिट स्टार रेडियन होता है और इसको डिनोट करते हैं ओम से, ओम है ना, भले ही वो रेसिस्टेंस को मेजर करता है लेकिन इसमें ऑब्वियसली वो स्टार रेडियन को मेजर करता है। तो ये टू सिस्टम ऑफ मेजरिंग द एंगल्स है, प्लेन एंगल के लिए और सॉलिड एंगल के लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर हम कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग तो जानते हैं मीटर गेज यूज करके, वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर, ये सब यूज करके लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें स्फेरोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर है ना, मीटर गेज, ये सब यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। किसी भी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं, इसका मेजर कर सकते हैं 10 टू द पावर -3 टू 10 टू पावर 2, मतलब मीटर की बात करें, मीटर की मतलब एक मीटर के 1000वें भाग से लेकर 100 मीटर तक हम मेजर कर सकते हैं इससे। लेकिन क्या हो अगर ऐसा बोले कि लेंथ मेजर करो यहां से मून का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, तब कैसे मेजर करेंगे, क्या हम लोग मीटर गेज लेके मेजर करेंगे उतना डिस्टेंस, हाईवे है ये। ओके, सो इसे अगर हम तो कैसे मेजर करेंगे, हेवनली बॉडीज के डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए अलग से एक मेजरमेंट है जिसको मेथड है, जिसको कहते हैं पैरालैक्स मेथड। तो ये बहुत आसान है। लार्ज डिस्टेंस के बारे में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 11 की बुक में, सो हम लार्ज डिस्टेंस के बारे में देखते हैं जरा। ओके, अब मेजर करेंगे उसी तरह के हेवनली बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, जैसे अगर अर्थ के मून के बीच बोलते तो कैसे करते हैं, उस मेथड को मेजर करने के लिए जो मेथड कहलाता है वो कहलाता है पैरालैक्स मेथड। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे कई बार ऐसा ऑब्जर्व करते हैं क्या कर लेते हैं, एक पेन ले लेते हैं, ठीक है, पेन ऐसे दीवार, कोई दीवार है मतलब वॉल है, उसके सामने ऐसे डाल देते हैं और एक आंख बंद करते हैं, तो क्या होता है, पेन थोड़ा सा डिस्प्लेस इस तरह हो जाता है, ये आंख बंद करते हैं इधर डिस्प्लेस हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, एक रेफरेंस की तरह है ये। इसका मतलब यह है कि इस दोनों आंख से हम क्या करें, ऐसे मेजर करें एक ही पॉइंट, अगर ये चौक हम ले लें, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो हम दोनों आंख से देख रहे हैं, इसका मतलब इस तरह का कुछ एंगल बना रहा है। अगर हम ऐसा कोई पॉइंट ले लें, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, देखना है, और यहां से हम मेजर कर रहे हैं इस तरह से, जैसे ये डिस्टेंस, इसको बेस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, मतलब हमारे दो आंख के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बेस कहते हैं। तो इस आंख से हम यही देखेंगे और इस आंख से यही देखेंगे, तो मान लेते हैं ये एंगल कितना बनाया, थीटा, है ना। हम इसी तरह अगर हम अर्थ की भी बात कर लें, इस तरह अर्थ है और मान लेते हैं ये मून है, इसको यहाँ पर अगर मान लो ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह ऑब्जर्व करेंगे, दो आदमी मान लो यहाँ खड़ा है, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके बीच का एंगल थीटा बन रहा है, मान लेते हैं डिस्टेंस r है, उसी तरह डिस्टेंस r बेस हम यहाँ पर ले लेते हैं b, ठीक है। तो हमको मेजर करना है, हमें मेजर करना है डिस्टेंस r, है ना, और डिस्टेंस r मेजर करेंगे तो कैसे पता चलेगा, बोलेंगे भाई ये तो एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं हुआ, ये तो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हाइपोटेनस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसके डिस्टेंस की बात करें और इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये बहुत छोटा है, मतलब b इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r। अगर डिस्टेंस r की बात कर लें तो b का वैल्यू जो है बहुत छोटा है ना, तो क्या हम इसको अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या मान सकते हैं, आर्क मान सकते हैं, इसको आर्क मान सकते हैं b को, है ना। तो हम लोग जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले बात क्या किए थे, थीटा इक्वल टू क्या होता है, l बाय r। सो इसको कहते हैं पैरालैक्स एंगल, पैरालैक्स एंगल कहते हैं इसे कहते हैं बेस। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस है, तो r जो होता है वह डिस्टेंस बिटवीन द कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और मून को देख रहे हैं, तो मून और मेरे जो अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ऑब्वियसली हम r से डिनोट कर रहे हैं। तो हम चाहें तो कैसे मेजर कर सकते हैं इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है,
हम इसको एक पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है, अगर ए बी ले लें और ये ओ ले लें, तो ए बी जो है अप्रोक्सीमेटली वह क्या है, इतना छोटा है, तो इसको हम क्या मानते हैं, एकदम नेग्लिजिबल साइज का मानते हैं, है ना, ताकि हमको ये डिस्टेंस मिल सके। तो ये एक तरह से आर्क की तरह हम कंसीडर करेंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, l बाय आर। तो l यहाँ पर आर क्या है, b है, यानी थीटा इक्वल टू क्या होगा, b बाय आर। तो इस तरह से हम क्या चाहें, r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू लिख सकते हैं b बाय थीटा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एंगल मेजरमेंट हो और बेस हमको, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो दोनों आंख के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बेस कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेस का अगर मेजरमेंट मालूम हो तो ऑब्वियसली हम डिस्टेंस पता लगा सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड द पैरेलैक्स मेथड, है ना। तो इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी डिस्टेंस को। दूसरा होता है इको मेथड। एक पैरेलैक्स मेथड है, दूसरा इको, साउंड यूज करता है। क्लास 9 के साउंड चैप्टर में बहुत आसान सा, एक बार और हम समझा देते हैं ताकि समझ आ जाए। तो आई थिंक यही है पैरेलैक्स मेथड, आई होप कि समझ आया हो। ये काफी बार हम देखते हैं, इसे इस तरह का, अगर कोई ऑब्जेक्ट को लेकर हम एक आंख बंद करते हैं तो इधर इधर डिस्प्लेस करता है, तो जितना डिस्प्लेस करता है वही बेस कहलाता है। इससे पता चलता है कि जितना पेन डिस्प्लेस करेगा इधर इधर एक आंख बंद करने पर, तो उतना ही दूरी होता है आंख के बीच, इसी को बेस कहते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड, इको मेथड, टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस। ओके, इको मेथड के बारे में बात करते हैं। इको मेथड करने का मतलब क्या, कि हम लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, डिवाइस से, जैसे सोनार कहते हैं, जो यूज किया जाता है सबमरीन के द्वारा वाटर में, है ना, पानी में, टू डिटेक्ट अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट, दुश्मन का जहाज, उसे कैसे पता लगाएंगे, तो वो क्या करता है, शिप के चारों ओर एक सर्टेन रेडियस पे वो साउंड का फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, और उससे टकराकर जब साउंड आता है तो सुनता है कि कितना डिस्टेंस है, उससे मेजर करता है। चलो मानते हैं, इसको देखते हैं पहले। मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह का, और हम साउंड रिलीज किए, ठीक है, और हमें यह पता रहता है कि साउंड का स्पीड वाटर में या मेटल में, या फिर और या बात करें हम एयर में कितना है। चलो एयर की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है, इस तरह का, और यहाँ पर साउंड हम रिलीज किए, चिल्लाए जोर से, तो हवा में इसकी स्पीड लगभग 340 मीटर पर सेकेंड होता है एयर का, है ना। साउंड का स्पीड एयर में 340 मीटर पर सेकेंड होता है, और हम चिल्लाएंगे। चिल्लाने के बाद क्या करेंगे, चिल्लाने के बाद देखेंगे मेरा इको, मतलब मेरा रिफ्लेक्टेड साउंड जो है, जो बार बार गूंजता है, वो कितना सेकंड सुनाई दिया, चिल्लाए, तो मान लेते चलो ये 2 सेकंड में सुनाई दिया, 2 सेकंड सुनाई दिया, ठीक है। इसका मतलब हमको स्पीड मालूम है, टाइम दे दिया, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, 340, और टाइम 2 लगा, यानी कितना 680 मीटर, इतना डिस्टेंस है। लेकिन ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है ना, साउंड यहां से यहां गया, फिर वापस आया तब न सुने, इसका मतलब डबल डिस्टेंस कवर किया है ना। अगर इसका हम हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा, 340 मीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 340 मीटर है। तो इस तरह से इको सिस्टम यूज किया जाता है, इको मेथड, क्लास 9 में ही है, बहुत आसान सा चैप्टर, ये आसान सा टॉपिक है ये। तो इस तरह से हम साउंड को यूज करके, सोनार साउंड को यूज करके डिटेक्ट करता है कि आखिर जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है। तो इस तरह से हम पता करते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब हम उस तरह के लेंथ को मेजर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल, जिसका मतलब इस तरह का मेजरमेंट हो, जैसे 10 टू द पावर -9। अब इसको मीटर गेज से कैसे करेंगे, या सिंपल स्केल से इतना छोटा लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये नैनोमीटर है, तो इसको हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। सिंपल मेथड से बिल्कुल भी हम इस लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक मेथड है, एक होता है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड होता है, इसके कुछ ड्रॉपलेट्स को हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल में मेजर करते हैं, अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं। ओके, जैसे देख लेते हैं, जैसे एक तरह का मान लेते हैं, ये कंटेनर है, ठीक है, और इसमें क्या किए हम, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम का, जो ओलिक एसिड वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिला दिए, ठीक है, 20 सेंटीमीटर अल्कोहल में मिला दिया, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ये जो ओलिक एसिड है उसको हम 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या किए, सोल्यूशन बना दिया, अल्कोहलिक सोल्यूशन, अल्कोहल में मिला दिए, अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिए, और फिर इससे 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर, फिर इससे 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर, फिर से 20 सेंटीमीटर हम क्यूब क्या किए, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल बना दिए, ठीक है। इसका मतलब है कि
ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड, है ना। इसका कॉन्सेंट्रेशन 1/20/20 हो गया, है ना, क्योंकि पहले 1 सेंटीमीटर ओलिक एसिड को हम 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाए और उससे भी 1 सेंटीमीटर लेके इसी सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेके फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिलाकर बना दिए। इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल टाइम्स डिक्रीज हो गया, इसका मतलब 1/20/20। अब समझ लेते, मान लेते हैं इस तरह का, मान लेते हैं इस तरह का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ऐसा। अब इसमें क्या करते हैं पहले समझाते पहले, तो इस तरह का सॉल्यूशन हम ले लिए, ठीक है, इस तरह का, और इसमें क्या किए, एक पाउडर आता है, इसका नाम क्या है, आई डोंट हैव रिमेंबर्ड, हाँ लाइकोपोडियम एक तरह का पाउडर होता है। इस पे हम क्या किए, स्प्रिंकल कर दिए, और स्प्रिंकल करने के बाद क्या किए, हम इसे डिसॉल्व कर दिए, ओके, इसे डिसॉल्व कर दिया हम वाटर में। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या किए, हम इसमें डिसॉल्व कर दिए। डिसॉल्व करने क्या होगा कि ये पूरी तरह से मिक्सचर नहीं होता है, ये इसे हम ऑयल ले लेते हैं, ऑयल को पानी में मिलाते हैं, तो ऑयल क्या करता है, ऊपर लेयर बना लेता है पानी के, तो उससे साफ पता चलता है कितना मोटा लेयर बनाया है, कितना थिक लेयर बनाया है। उसी तरह ये करता है, इसका इस पानी में वाटर में क्या किया, डिसॉल्व कर दिया, तो ये क्या करता है, एक लेयर बना लेता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं इसका एरिया ए है, ठीक है, इस लेयर का एरिया ए है, ठीक है, ओके। और चलो मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम है वो क्या है, V है, मतलब टोटल वॉल्यूम क्या है, V है। और ये अगर मान लेते हैं कि ये जो हम ओलिक एसिड इसमें डिसॉल्व किए हैं वह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, यानी टोटल वॉल्यूम क्या होगा, n इंटू दिस, V इक्वल टू क्या होगा, n इंटू दिस होगा, ठीक है, ओके। तो एक चीज देखने वाली बात है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस तरह के ओलिक एसिड का यूज हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ओलिक एसिड जब यहाँ पर पूरी तरह से जब इसका एक पतला सा लेयर, एक थिन लेयर अगर जमा हो जाएगा, और उस थिन लेयर का हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो हम इतना चाहते हैं, हम इतना ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इसलिए इतना लो किए ताकि जो लेयर बने वाटर पे वो मोनोमोलिक्यूलर लेयर बने, मतलब लेयर ऐसा बने कि हर ओलिक एसिड का एक ही मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ हो, मतलब एकदम थिन लेयर बने, ताकि उसका हम क्या करें, लेंथ मेजर कर सके। इसलिए हम कॉन्सेंट्रेशन इतना लूज किए। इसमें मेजर करेंगे तो क्या होगा कि इतना जो वॉल्यूम है वह इतना एरिया में क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, पूरी तरह से फैल जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके मेजर को हम क्या कर सकते हैं, इसके लेंथ को क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मान लेते हैं, इसका जो थिकनेस है वो T है, इसका थिकनेस कितना है, T है इसका थिकनेस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया है, वॉल्यूम ऑफ फिल्म कितना है, वॉल्यूम ऑफ फिल्म, इसको फिल्म कहते हैं एक्चुअल में, जो पतला सा नहीं होता है, पतला सा जो जैसे कैमरे के रोल में भी लगाया जाता है उसको फिल्म कहा जाता है, उसी तरह ये पतला सा एक थिन लेयर बना है, इसको फिल्म कहते हैं हम लोग। तो ये फिल्म है, मतलब जो ओलिक एसिड का फिल्म बना है, पतला सा लेयर है ना, थिन लेयर है। तो उसको मेजर करने के लिए, तो इसका मान लेते हैं इसका थिकनेस जो है वो T है, इसका थिकनेस कितना है, T। तो T इक्वल टू NV by 20 इंटू एरिया ए होता है ना। अब यहां पर एक चीज देखने वाली बात है, एरिया जितना ज्यादा होगा इसका वैल्यू उतना कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एरिया है, एरिया अगर डिनोमिनेटर में होगा तो इसका मतलब इसका वैल्यू बड़ा करेंगे तो इसका वैल्यू छोटा होगा, तो फिल्म और क्या होगा, थिकनेस होगा, इसका मतलब एरिया। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे ग्लास में पानी लेते हैं तो उसका जो लेयर होता है वो कोई भी चीज डिसॉल्व करेंगे वो मोटा बनेगा, लेकिन अगर वही थोड़ा सा बड़ा अगर वेसल ले और उसमें फैला दे तो उसका एरिया स्प्रेड आउट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एरिया में स्प्रेड आउट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो पतला और थिन लेयर बनाएगा, तो हम ऊपर के लेयर को और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं किसी भी ये T का वैल्यू जो होता है वो थिकनेस ऑफ मॉलिक्यूल है, मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल मेजर करने के काम आता है। तो यही है, इस तरह से ओलिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं। ओलिक एसिड का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से स्प्रिंकल होता है, मतलब बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड आउट होता है वाटर में, इसलिए इसे लिया गया है और कोई वजह नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई होप ओके, एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आया होगा कि ये एक्सप्रेशन आया कैसे, NB by 20 into 20 into एरिया, ये एक्सप्रेशन कैसे आया है। बहुत आसान है,
जैसे अगर हम मान लेते हैं, जैसे इसका एरिया हम ए माने हैं, ठीक है, और इसका थिकनेस हम टी माने हैं, ठीक है, और इसका वॉल्यूम, जैसे कि हम अभी जब ओलिक एसिड को जब हम अल्कोहल में सॉल्यूशन किए थे, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को 20 सेंटीमीटर अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाए थे, फिर इससे 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाए, तो टोटल कंसंट्रेशन तो 1/20 × 20 हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। और चलो मान लेते हैं कि ये जो ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन है वो n मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स में हम क्या किए, डिसॉल्व किए हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n × से मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम इक्वल टू दिस हो जाएगा, ये n/20/20 20 × 20। ओके, अब अगर हम बात करें कि अब हम मान लेते हैं कि ये इसका एरिया ए है, ये एरिया ए में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब ये वेसल है जिसमें मिला है, उसका सरफेस एरिया जो है वो कितना है, ऊपर का लेयर का वो एरिया ए है, और ये जो लेयर बनाता है वो टी बनाता है, थिकनेस टी। तो एक चीज ध्यान देते हैं, अगर थिकनेस टी की बात करें और इस एरिया ए की बात करें, थिकनेस इनटू अगर एरिया मल्टीप्लाई करें तो ये वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड ही होगा ना, इसीलिए अगर हम ऐसा मल्टीप्लाई करें थिकनेस इनटू एरिया, एरिया मतलब जिसमें वो क्या किया स्प्रिंकल हुआ है, तो इसी वॉल्यूम के बराबर होगा ना, मतलब v के बराबर होगा, ठीक है, और v के बराबर होगा, इसका मतलब ये है कि थिकनेस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, v/a लिख सकते हैं, तो v की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, n/20 × 20 इनटू क्या, एरिया a। तो ऐसे ही आया था थिकनेस इक्वल टू एरिया n/20 × 20 इनटू एरिया, ये t, और t बताता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो बस हमारा बस ओलिक एसिड यूज करने का बस यही कारण है कि कैसे एक मोनोमोलिकुलर लेयर बनाया जाए और उसे मेजर कर लिया जाए। तो इस फार्मूले से हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो, एरिया ऑफ फिल्म दिया हो, मतलब कितना पतला कितना बड़ा एरिया में फैलाए हैं, तो हमको क्या होगा, टी का वैल्यू निकल जाएगा, तो पता चल जाएगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। एक तरह से फार्मूले की तरह इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मास, चाहे वो बड़ा ऑब्जेक्ट हो या साइज ऑफ एक एटम की बात अगर हम कर लें, तो अगर हम बड़े एक लार्जर मास की बात करते हैं, जैसे केजी से ऐसा यूनिट से मेजर कर लेते हैं, लेकिन एटम के मास को कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास, जो क्लास 9 में हम लोग जनरली पढ़े हैं। उसमें क्या होता है, एक होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास, जिसको AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट भी इसे कहते हैं। ये कैसे मेजर करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, कार्बन को एक स्टैंडर्ड एटम की तरह लेते हैं और उसका 3 आइसोटॉप्स होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 12 का यूज करते हैं। तो हम बोलते हैं भाई कि यूनिफाइड एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम इज इट्स मास इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एन कार्बन 12 आइसोटॉप्स एटम। मतलब किसी भी एटम का जो मास होगा वह इक्वल होगा 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप एटम। मतलब एक कार्बन का जितना मास होगा, कार्बन 12 वाला, मतलब जिसका एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक नंबर मास नंबर 12 है, उसका 1/12 जितना मास होगा, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, किसी भी दूसरे एटम का क्या करते हैं, मास निकालते हैं। जैसे अगर हम ले लें इसमें एक चीज, जैसे अगर हम वन यूनिफाइड मास ऑफ कार्बन जो होता है वह होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg, है ना। मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है अगर 1 U की बात करें तो 1 U ऑफ कार्बन 12 एटम की बात करें, तो इस तरह से हम क्या करें, किसी भी एटम का हम एटॉमिक मास यूनिट निकाल सकते हैं। मतलब ये मेजरमेंट हम दो चीज का जनरली हम फोकस किए हैं, एक लेंथ का, दूसरा मास का। अगर हम देखिए थोड़ा देर पहले हम क्या किए कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात किए, अभी साइज ऑफ एटम के बारे में, मास ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट लेंथ और मास के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, क्योंकि ये वीडियो एक चैप्टर थोड़ा लेंथी है। आगे चलकर हम लोग तो एक्यूरेसी के प्रिसीजन के बारे में बात करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में बात करेंगे, और फिर डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, फिर सेकंड वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारा कंटेंट कर देंगे जो भी बचा हुआ है। सो दैट्स ऑल एंड कीप लर्निंग, सी यू।